अब आपको 5 तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें कि 3 अप्रैल को लाल किले के मंच पर सीएम नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए। और अब तक आपको बता दें कि जबकि 7 अप्रैल को सीएम आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ था, तो वहीं 8 अप्रैल को जेडीयू की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ था, जबकि 9 अप्रैल को आरजेडी ऑफिस यानी कि राबड़ी आवास में इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश ने शिरकत की थी। तो वहीं 5वीं तस्वीर 16 अप्रैल को पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए थे। तो ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं इफ्तार पार्टी का। रमजान के इस पवित्र महीने में इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ है। किस किस दिन इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लाल किले के मंच पर इफ्तार पार्टी, ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। रितेश, देखिए रमजान के इस पवित्र महीने में पहले इफ्तार पार्टी और इसके बाद इस मामले पर बयानबाजी, क्या ये वोट बैंक की राजनीति चल रही है प्रदेश में? देखिए, सबसे बड़ी बात हो कि इफ्तार हो और उस पर राजनीति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और ना सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में बल्कि देश स्तर पर अगर देखा जाए तो जब भी इफ्तार होता है तो इस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी खूब होते हैं। लेकिन अब इस बार बात करें बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो इफ्तार पार्टी पर खूब सियासत हो रही है। आप देखिए कि एक तरफ महागठबंधन के साथ जो दल हैं वो लगातार इफ्तार पार्टियां कर रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दी जिसमें तमाम महागठबंधन के नेताओं का जमावड़ा हुआ। उसके बाद आप देखिए कि राबड़ी देवी ने इफ्तार पार्टी दी, उसके बाद जीतन राम मांझी ने दी, कल कांग्रेस ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। यानी जितनी भी पार्टियां सभी ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। होता ये था कि बीजेपी भले ही मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते आई है, लेकिन बीजेपी भी अब तक इफ्तार पार्टी का आयोजन करती रही है। पूर्व डिप्टी सीएम बात करें सुशील कुमार मोदी की, तो सुशील मोदी इफ्तार पार्टी करते आए हैं। बीजेपी के अन्य नेता भी इफ्तार पार्टी करते थे, और ना सिर्फ इफ्तार पार्टी करते थे बल्कि जो विपक्षी पार्टियां होती थी अगर वो इफ्तार पार्टी करती थी वहां पर जाते थे। लेकिन इस बार कोई भी इफ्तार पार्टी हो, बीजेपी ने खुद को वहां से जाने से परहेज किया है, किसी पार्टी में नहीं जा रही है। और ना ही बीजेपी का कोई नेता इफ्तार पार्टी कर रहा है, चाहे भले ही वो मुस्लिम नेता हो बीजेपी का, चाहे शाहनवाज हुसैन की बात कर लें, अजफर शम्सी उसके पार्टी प्रवक्ता है, इन्होंने इफ्तार पार्टी किया लेकिन पार्टी के बैनर तले नहीं, बल्कि ये इफ्तार पार्टी उनकी निजी रही। तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठेंगे कि क्या बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर लिया है साल 2024 को लेकर के एक बार फिर से मुस्लिम जो समुदाय है उसका ध्रुवीकरण या हिंदू वोट्स की ध्रुवीकरण करके आप इस बार एजेंडा को प्रमुखता से रखेंगे। सवाल इसीलिए उठ खड़े हुए हैं कि बीजेपी तो इफ्तार पार्टी करती आई है। हमने बीजेपी के नेताओं से भी सवाल पूछा, तो पहले तो कई बार बीजेपी के नेता जो है उन्होंने कहा कि हम इस तरह से कोई बात नहीं करते, समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलते हैं। और उन्होंने हवाला दिया कि बिहार शरीफ और सासाराम में जो घटनाएं हैं उसको लेकर उन्होंने इफ्तार पार्टी को कैंसिल कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करती है, कोई भी एजेंडा वो ऐसे नहीं बढ़ाती है जब तक उस पर पार्टी के नेतृत्व से उसे कोई सिग्नल नहीं मिलता है, बीजेपी उस राह पर आगे नहीं बढ़ती है। और यही कारण है कि सवाल उठ रहे हैं कि चाहे बीजेपी का बड़ा नेता हो या छोटा कार्यकर्ता हो, कोई भी इफ्तार पार्टी करना तो दूर, इफ्तार पार्टी में जाने से भी परहेज कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि चुनावी साल है, अब चुनावी बिगुल फूंक चुका है। बिहार में भी अब सभी राजनीतिक दलों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। और ऐसे में अगर बीजेपी इफ्तार पार्टियों में जाने से परहेज कर रही है, इफ्तार पार्टियों के आयोजन से परहेज कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसका एजेंडा सेट हो चुका है कि इस बार के चुनाव में, साल 2024 के चुनाव में उसका राजनीतिक एजेंडा क्या होने वाला है और किस राजनीतिक एजेंडे के तहत, किस मुद्दे के तहत वो आगे बढ़ने वाली है। और यही कारण है कि इफ्तार पर खूब सियासी राजनीतिक उठापटक बिहार की राजनीति में इस वक्त मची हुई है। रितेश, देखिए रमजान के मौके पर मुस्लिम समुदाय के जितने भी कर्मचारी हैं उनको स्पेशल प्रिविलेजेस देना बीजेपी को काफी ज्यादा खटक रहा है, और लग रहा है कि इससे जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी शुरू से ही हिंदुत्व की बात करती आई है, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करती है और कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप शुरू से ही, चाहे वो कांग्रेस हो, वो आरजेडी हो और अब जेडीयू जो कल तक उनकी सहयोगी थी, उस पर वो आरोप लगाती रही है और कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट को भुनाने की भी कोशिश करती है कि देखिए कि जब आप नवरात्र करते हैं तो सरकार आपके लिए कोई प्रावधान नहीं करती है, लेकिन जैसे ही रमज़ान का महीना आता है, जो भी मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनके लिए स्पेशल प्रावधान तय किया जाता है, उनके लिए छुट्टियों का प्रावधान तय किया जाता है, उनके ऑफिस में काम करने में जो है वो छूट दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण की ही राजनीति है और कहीं ना कहीं जो हिंदू वोटर है, जो कोर बीजेपी का वोट बैंक है, वहाँ पर वो लोगों के मन में ये डालना चाहती है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो एक खास वर्ग है उसका तुष्टीकरण करती है विपक्षी पार्टियां और बीजेपी इसी को भुनाना चाहती है और यही कारण है कि इस बार तमाम इफ्तार पार्टियों से बीजेपी परहेज कर रही है। और रितेश, देखिए, अगर बात करें चुनावी समीकरण की, तो बिहार के चुनाव की अगर बात करें तो समीकरण काफ़ी ज़्यादा बदलते आए हैं और कोई भी फिक्स्ड नहीं है। ऐसे में अभी ये भी देखा गया था कि चिराग पासवान को लोग समझ रहे थे कि ये तो बीजेपी के साइड में जाएंगे, लेकिन फिर इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान भी देखने को मिले। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी जो है वो चिराग मॉडल का इस्तेमाल करेगी बिहार में। देखिए लक्ष्मी, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में बार्गेनिंग, टाइम फ्रेम, ये बहुत बड़ी बात है। जब तक नेता को बार्गेनिंग करने नहीं आएगा, नेता अगर सहज समर्पण कर देगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी कद्र कम हो जाएगी और धीरे धीरे चलिए 2020 के चुनाव में भले ही चिराग पासवान फेल हो गए, लेकिन उन्हें पता है कि 6% जो दलित वोट है वो उनके साथ इंटैक्ट है और यही कारण है कि वो अभी तक पत्ते नहीं खोल रहे हैं कि उन्हें बीजेपी के साथ गठबंधन में जाना है कि आगे उन्हें क्या राजनीति करनी है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर अभी बीजेपी के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए, समर्पण कर दिया, तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में भी वो उस तरह से पार्टी के सामने, गठबंधन के सामने सीटों को लेकर वो अपनी बात मुखर तौर पर नहीं कह पाएंगे। और यही कारण है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अभी, क्योंकि देखिए बीजेपी के लिए बिहार में थोड़ी सी स्थिति विकट है। एक तरफ महागठबंधन में 7 राजनीतिक दल, दूसरी तरफ बीजेपी इस समर में अलग थलग पड़ी हुई है, लिहाजा बीजेपी के लिए अन्य जो छोटी पार्टियां हैं उसको एक मंच पर लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। दूसरी बात, अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें, वोट बैंक की बात करें, तो एक तरफ देखिए कि मुस्लिम जो वोट बैंक है वो महागठबंधन के साथ इंटैक्ट है, वो कहीं इधर उधर खिसकने वाला नहीं है। लिहाजा चुनावी समीकरण देखिए रितेश, ये अभी बदलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, फिर जुड़ेंगे आपसे।